एवरीबॉडी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बायस इन एआई। ठीक है, चलो। तो इससे पहले हमने पढ़ा था हेलुसिनेशंस इन एआई और स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस हेलुसिनेशंस इन एआई। तो ये पहली नोटबुक थी जिसमें हमने हेलुसिनेशन पढ़ा था, और ये स्ट्रैटेजीज थी जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं हेलुसिनेशंस का। सारा बायस लिखा हुआ है यहाँ, एक सेकेंड। तो हाँ, तो ठीक है, बायस से शुरुआत करते हैं। तो बायस का मतलब होता है किसी की तरफ, एक तरफ झुकाव होना। तो एआई का किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ झुकाव होना सही नहीं है। भाई मेरा दोस्त अक्षम वो खेल रहा है, क्या बोलते हैं, पबजी। तो अवॉइड करें बैकग्राउंड नॉइज़। ठीक है, ठीक है। तो बायस का मतलब होता है झुकाव। तो बायस का मतलब होता है झुकाव एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे या फिर एक पर्टिकुलर ओपिनियन पे झुकाव। तो हमने पहले ही इस बारे में बात करी थी कि एलएलएम्स के पास अपना ओपिनियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बायस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो पे झुकाव होना किसी सिचुएशन में। तो जीपीटी की कंसर्न हमारे पास क्या है, जैसे जीपीटी 3.5 है और जीपीटी 4 है। तो इनकी कंसर्न यही है कि आर दे बायस। ठीक है, तो इससे पहले हमने पिछली पिछली वीडियो में हमने देखा था कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज अ ब्लूबेरी स्टडी। ठीक है, कि ब्लूबेरी था, ब्लैकबेरी था, जो भी था, मतलब कोई ब्लैकबेरी शायद कंपनी का नाम है। तो ब्लैकबेरी ने स्टडी करी है कि जिसमें 49% रिसर्चर्स ने ऐसा कहा है कि आईटी प्रोफेशनल ने कहा है कि जीपीटी इज़ बायस्ड। ठीक है, जीपीटी इज़ बायस। तेरी गेम ख़त्म होगी क्या? हेलो भाई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, तो बायसनेस, तो बायस की वजह से क्या होता है, बायस होने की वजह से अगर हमारा एलएलएम बायस होता है तो हमारे पास क्या कंसर्न आता है, हमारे पास पहला कंसर्न आता है प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी। और दूसरा कंसर्न आता है हमारे पास एथिक्स, कि क्या ये एथिकल है या नहीं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं बनती अगर केवल फैक्चुअल डेटा की बात कर रहे होते हम। ये प्रॉब्लम बड़ी तब बनती है जब, अगर, क्योंकि हम एलएलएम्स बनाते आमतौर पे इसलिए हैं ताकि हम उसको अपनी एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट कर सकें, या फिर वो जनरल पर्पस पब्लिक के लिए यूज़फुल साबित हो। तो ये एम्पलीफाई कर देता है प्रॉब्लम। कौन? यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस एंड जनरल वर्क। तो इसके कारण हमारी प्रॉब्लम जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ जाती है। क्या हो गया भाई? उठ गया भाई वो। भाई आधा घंटा पढ़ाने दे भाई, पर तुम फिर नहीं बोलूँगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो अब कहाँ कहाँ से सोर्स क्या है हमारे बायस के? सोर्स नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ सोर्स। तो सोर्स क्या है हमारे बायस के? सोर्स ऑफ बायस इन एआई। ठीक है, तो सबसे मेजर सोर्स है हमारा डेटा। तो जिस डेटा पे हम ट्रेन कर रहे हैं वो अगर हमारा बायस होगा तो हमारा एआई भी फाइनली जो बन के आएगा वो बायस होएगा। दूसरा है हमारा एनोटेशन प्रोसेस। ये नई चीज़ है। एनोटेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ह्यूमन लेबलिंग करते हैं। तो ह्यूमन लेबलिंग जब आती है, सपोज में दो जगह आ सकती है ह्यूमन लेबलिंग। तो ह्यूमन लेबलिंग तब आ सकती है, या तो तुम जैसे अपना जो डेटा है उसके अंदर ही तुमने कुछ अपने लेबल्स लगा रखे हैं कि इसके इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ये वाला आंसर दो, प्री ट्रेनिंग के दौरान ही। या फिर दूसरा आ सकता है हमारा पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, और पोस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, पोस्ट ट्रेनिंग में आता है हमारे पास एक टर्म होती है RLHF। तो RLHF इज समथिंग लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक। तो जब हमारा एलएलएम पूरा ट्रेन हो जाता है, एलएलएम पूरा ट्रेंड होने के बाद हमारे पास आता है RLHF का स्टेप। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे बायस को कम करने की। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एनोटेशन प्रोसेस होता है ह्यूमन लेबलिंग का। तो अगर ह्यूमन लेबलिंग गलत कर रहे हैं जो लोग जीपीटी बना रहे हैं या फिर एआई ट्रेन कर रहे हैं, तो फाइनली जो आपका एआई निकल के आएगा वो भी बायस होगा। तो मैंने वही सेम एग्जांपल रिपीट करता हूँ, जेमिनी वाला, जिसमें अगर हम जेमिनी से वाइकिंग की इमेज मांगते हैं तो वो चाइनीज़ दिखाता है। ठीक है, जबकि अगर आप ग्रॉक से वाइकिंग की इमेज मांगते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट इमेज दिखाता है। तो एनोटेशन प्रोसेस हो गया एक सोर्स। एक हो गया इनपुट रिप्रेजेंटेशन। इनपुट रिप्रेजेंटेशन का एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है,
सपोज एलएलएम हमारा बायस है, सपोज इनपुट रिप्रेजेंटेशन कैसे कि हमारी एम्बेडिंग्स कह सकते हैं इस वे में डिज़ाइन करी गई हैं, या फिर हमारे इनपुट्स इस वे में डिज़ाइन करे गए हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई नर्ड्स की बात करता है तो नर्ड से सुन के दिमाग में फीमेल आता है, और क्रिकेटर सुन के दिमाग में मेल आता है। तो ये बायसनेस है इनपुट रिप्रेजेंटेशन में कि आपकी नर्ड्स जो है वो फीमेल के ज़्यादा पास है एम्बेडिंग्स के अंदर, और क्रिकेटर मेल के ज़्यादा पास है एम्बेडिंग्स के अंदर। तो अगर आप कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट पूछेंगे तो फिर वो ये नहीं पूछेगा आपसे मेल है या फीमेल इंडियन क्रिकेट टीम का, वो सीधा मेल का बताएगा। तो एलएलएम की ड्यूटी बनती है कि वो पूछे किसका, मेल का, फीमेल का, या फिर दोनों बताए। ठीक है, ये इनपुट रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास बायसनेस आ गई। फिर चौथा आता है मॉडल्स, जो आपके पहले से अगर आप प्री ट्रेन मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वही बायस हैं तो आप कितना ही फाइन ट्यून कर लें वो बायस नेचर ही शो करेंगे। और आखिरी आती है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि जैसे हमारे पास यान ले कन है जिन्होंने CNN बनाया, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। वो बेसिकली मेटा एआई के, फेसबुक के चीफ हेड ऑफ एआई ऑफिसर है। तो अगर उनकी रिसर्च मेथडोलॉजी में पॉलिटिकल बायस रहेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है तुम्हारी एआई के अंदर भी। ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे सोर्सेज। जब हम, तो ये 5 सोर्सेज होते हैं: डेटा, एनोटेशन प्रोसेस, इनपुट रिप्रेजेंटेशन, मॉडल और रिसर्च मेथडोलॉजी। तो जब बायस के हमने बायस होता क्या है और बायस के सोर्सेज क्या हैं ये सब बात कर लिया। अब ये बात करते हैं कि अगर ट्रेनिंग डेटा हमारा एक पर्टिकुलर लोकेशन के रिस्पेक्ट में ही ट्रेन करा गया है तो वो कैसे बायसनेस लाता है। तो सोर्स ही आ सकता है। अगर हम अगला सोर्स देखें तो कह सकते हैं डेमोग्राफिक बायस। तो डेमोग्राफिक बायस होता है लोकेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे कि मॉडल को नाम ही नहीं पता है। सपोज़ इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, अगर मेरा एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल सपोज चैट जीपीटी है, तो जो ये चैट जीपीटी है अगर मैं इसको एक वर्ड बोलता हूँ CHAAT, तो हिंदी में इसका मतलब होता है चाट। ठीक है, तो जो ये चाट वर्ड है ये एक इंडियन डिश है। ठीक है, तो चाट एक इंडियन डिश है। पर अगर तुम एलएलएम को, अगर तुम चैट जीपीटी केवल इंग्लिश टेक्स्ट पे ट्रेन करा गया होता और उसको तुम चाट बोलते, जो कि एक्चुअली में इंडियन डिश है, पर वो सिर्फ तुम्हारा चैट ही समझता उसको। ठीक है, वो उसको चैट के तरीके से लेता और चाट उसके लिए एक मिस स्पेल्ड होता CHAAT। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो बताता है डेमोग्राफिक बायस कि अगर सपोज़ हम एलएलएम को ट्रेन करते हैं सिर्फ इंग्लिश में और उसको वो वाला शब्द कभी मिला ही नहीं जो दूसरी लैंग्वेज में है, तो फिर वो उसको गलत इंटरप्रेट करेगा। तो ये हमारा डेमोग्राफिक बायस होता है कि मैंने चाट बोला और तुमने चैट पढ़ लिया उसको। ठीक है, तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक अच्छी लिमिटेशन है जो बायसनेस दिखाते हैं एक वे में। और सारी बायसनेस जो है वो इंटेंशनली नहीं होती हैं, वो अनइंटेंशनली भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे जैसे डेटा को छेड़खानी करना तो हमारा इंटेंशनल होता है। ठीक है, एनोटेशन, ह्यूमन लेबलिंग, वो भी हमारा इंटेंशनल होता है। और रिसर्च मेथडोलॉजी, इनपुट रिप्रेजेंटेशन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, बजट कंस्ट्रेंट भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं सारी चीज़ें सही तरीके से करता हूँ ताकि बायसनेस ना आए एआई में, पर फिर भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बायसनेस लर्न कर लेते हैं अनइंटेंशनली। ठीक है, अनइंटेंशनली। तो अनइंटेंशनली कैसे करते हैं वो? दे मेक स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं अपने दिमाग में, मतलब अपनी लैंग्वेज में वो। जैसे कि स्टीरियोटाइप्स का और एग्जांपल क्या हो सकता है? स्टीरियोटाइप्स का एग्जांपल हो सकता है कि यू आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हमारा ट्रेनिंग डेटा कितना ही सही हो पर क्योंकि वो उस टेक्स्ट पे आ ही रहा है, क्योंकि हम एक बड़े कॉर्पस टेक्स्ट पे ट्रेन करते हैं, तो ऑटोमेटिक बायसनेस भी हमारे एलएलएम में आ सकती है। और स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारे जैसे कि जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, या फिर एथनिसिटी के बेसिस पे। तो ये होते हैं हमारे स्टीरियोटाइप्स, और ये अनइंटेंशनली भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटेंशनली हों, क्योंकि डेटा कैन कंटेन बायस इन्फॉर्मेशन अननोइंगली। ठीक है, कि वुमेन हमेशा एक सबऑर्डिनेट रोल में होगी, मेल हमेशा आई विल गो एंड वर्क अर्न आउटसाइड। तो ये एक स्टैंडर्ड जो ट्रेनिंग हमने देखी है, तो ये स्टीरियोटाइप्स अपने आप जनरेट हो जाते हैं। तो हेट स्पीच और टॉक्सिक कंटेंट जो है हार्मफुल आउटपुट्स को ला सकता है आखिरी में। ठीक है, तो हमें नेगेटिव स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है, क्योंकि
नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स कुड लीड टू टॉक्सिक कंटेंट। तो जैसे मैं कहूँ नेगेटिव स्टीरियोटाइप कुड लीड टू टॉक्सिक कंटेंट, फिर गाली बकेगा, ठीक है, या फिर हेट स्पीच, ठीक है। तो बायस में तो इतना ही था मेरे ख्याल से कि बायस मीन्स किसी एक तरफ झुकाव होना। और फिर हमने डिस्कस करा कि बायस कब एम्पलीफाई हो जाता है कि जब हमें इसको एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करना होता है, जनरल वर्क के लिए इस्तेमाल करना होता है। मेन था सोर्सेज कि बायस का ओरिजिनेशन कहाँ कहाँ से होता है। तो तुम्हारा डेटा अगर बायस हुआ एआई का तो फाइनल आउटपुट भी बायस होगा। अगर तुम ह्यूमन लेबलिंग करते हो वो बायस है तो तब भी फाइनली बायस निकलेगा। इनपुट रिप्रेजेंटेशन जैसे कि एम्बेडिंग्स जो बन रही हैं इस वे में बनाई हैं कि विद एन एग्जांपल नर्स फीमेल को जाता है, क्रिकेटर हमेशा मेल को जाता है। तो ये एक इनपुट रिप्रेजेंटेशन में ही बायसनेस है। मतलब एनोटेशन प्रोसेस एंड इनपुट रिप्रेजेंटेशन वर्क्स हैंड इन हैंड। फिर आते हैं हमारे मॉडल्स जो हमारे प्री, अगर हम पहले से कोई नई कंपनी खोलता है वो अपना मॉडल नहीं ट्रेन कर सकता क्योंकि उसके पास इतने फंड नहीं है। तो वो प्री ट्रेन मॉडल्स का इस्तेमाल करता है जिसके ऊपर वो फाइन ट्यूनिंग करता है, जैसे परप्लेक्सिटी। तो परप्लेक्सिटी के पास अपना रैपर भी है और अपना मॉडल भी है एज सच, बट वो रैपर का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एल लामा 70 बिलियन, जिसको वो फाइन ट्यून करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। एट ही शुड बी वेरी गुड एट समराइजेशन, गिविंग पॉइंट्स, मोर सजेस्टिव टास्क, ठीक है। रिसर्च का तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया, मेरा फिक्स एग्जांपल है मेटा एआई का। और डेमोग्राफिक बायस का बहुत अच्छा एग्जांपल है, चार्ट को चार्ट समझ लेना। अगर हिंदी पे ट्रेन नहीं करा गया उसको एक्सप्लिसिटली, या इंग्लिश में बोले जाने वाले उन वर्ड्स पे नहीं ट्रेन कराए जो एज अ एब्सर्ड लैंग्वेज यूज़ होते हैं, ठीक है। या फिर अनइंटेंशनली भी हो जाता है कि तुमने सब कुछ सही करा तब भी स्टीरियोटाइप्स उसने अपने आप सीख लिए सोसाइटी की वजह से, क्योंकि इंटरनेट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी बिलीव, व्हाट वी थिंक, ऑल ऑफ द बेसिक ओपिनियंस। तो जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी के बेसिस पे वहाँ पर बायसनेस आ सकती है। अगर ये सारे नेगेटिव स्टीरियोटाइप होंगे तो फाइनल आउटपुट में आपको हमेशा टॉक्सिक कंटेंट और हेट स्पीच देखने को मिलेगी, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये इतना हो गया बायस में। अब बायसनेस तो पढ़ ली, पर बायसनेस को कम कैसे करना है। जैसे हमने हेलुसिनेशन पढ़ा एंड स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस हेलुसिनेशंस, ऐसी बायस को कम कैसे करते हैं तो ये हम नए लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एआई नाम की चीज़ होती है। तो ओपन एआई तो बेसिकली क्लॉड का फाउंडर था, क्लॉड फाउंडर, हाँ, डारियो अमोडी एंड डेनिला अमोडी। तो ये दोनों चीफ साइंटिस्ट थे ओपन एआई के अंदर। तो इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी थी एंट्रोपिक। एंट्रोपिक ने एक नया सिस्टम निकाला जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एआई बोलते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई मदद करता है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एआई जिसकी मदद से ह्यूमन वैल्यूज़ और एआई सिस्टम अलाइन रहे। तो स्ट्रैटेजीज़ की जब हम बात करेंगे तो हम स्ट्रैटेजीज़ में एक स्ट्रैटेजी को ज़रूर देखेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एआई, और बहुत पावरफुल है जिसकी वजह से हम एआई की जो वैल्यू सिस्टम है, एआई एंड ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को कंबाइन कर पाएंगे। और ये एंट्रोपिक ने डिज़ाइन करा था, एंथ्रोपिक ने डिज़ाइन करा था। और ये कंपनी ओपन एआई में जो शायद चीफ साइंटिस्ट है उन्होंने शुरू करी थी 2020 में, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है, बाकी हम देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, चलो।